अभिषेक उस गाड़ी के पास जाता वो गाड़ी बहुत दूर निकल चुकी थी। उसने राघव को कॉल किया और घबराते हुए कहा, सर 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 वो मैम को गुंडे उठाकर ले गए। अभिषेक की बात सुनकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम लोग कौन हो, कहाँ लेकर जा? दूसरी तरफ प्रियंका ने गाड़ी में जबरदस्ती बैठाए जाने पर अपने हाथ पैर मारते हुए कहा, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाती इतने में ही गाड़ी में बैठे हुए एक आदमी ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। प्रियंका चीखने चिल्लाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ी में मौजूद 4 हट्टे कट्टे आदमियों के सामने उसकी एक नहीं चल पा रही थी। प्रियंका को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये अचानक से उसके साथ क्या हुआ था। वो कुछ समझ पाती इतने में गाड़ी की अगली सीट पर बैठा हुआ आदमी बोला, आगे वाले कट से राइट लेना है, मैडम ने वहीं की लोकेशन भेजी है। प्रियंका ने जैसे ही मैडम सुना, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो मन ही मन सोच रही थी, ये कौन सी मैडम है? क्या मम्मी ने मुझे, या फिर रश्मिका? हे भगवान! प्रियंका अभी मन ही मन सोच ही रही थी कि ये मैडम कौन होगी। तभी गाड़ी तेज ब्रेक लगने से टायर्स की घिसड़ने की आवाज के साथ एक टूटे फूटे मकान के सामने आकर रुक गई। अगले ही पल वो सभी प्रियंका को जबरदस्ती पकड़कर अंदर ले गए, जहां हॉल में एक चेयर पर लगभग 55 साल की मोटी सी औरत बैठी थी। उस औरत ने आंखों में काला काजल लगाया हुआ था, गले में मोटी सोने की चेन थी और हाथों में हैवी कड़े पहने हुए थे, जिससे वो किसी बॉलीवुड मूवी की विलन लग रही थी। जैसे ही प्रियंका उस औरत के सामने आई तो उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, कौन हो तुम, और ये लोग मुझे यहाँ जबरदस्ती ऐसे क्यों उठाकर लाए हैं? दूसरी तरफ खड़ी औरत तुरंत प्रियंका के पास आई, उसकी आंखों में घूर कर देखा और फिर अगले ही पल बड़ी बेरहमी से प्रियंका के बाल खींचकर गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिससे प्रियंका की चीख निकल गई। आह! लेकिन उस चीख का जैसे औरत पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने प्रियंका के दूसरे गाल पर भी जोरदार तमाचा जड़ा और जैसे ही प्रियंका नीचे गिरी तो चीख कर प्रियंका के पेट में लात मार दी। प्रियंका के दोनों गालों पर थप्पड़ के निशान साफ साफ दिख रहे थे। प्रियंका बड़े बड़े कराहने लगी और धीमी आवाज में बोली, क्यों मार रही हो मुझे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हो कौन तुम? उस औरत को जैसे ना तो प्रियंका का दर्द दिख रहा था और ना ही उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। वो लगातार उसके पेट में बेरहमी से लात मारती रही और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मीना देवी नाम है मेरा, अद्वैत की माँ हूँ मैं। आज मेरे बेटे की जो भी हालत है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तू है, सिर्फ तू। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी आज। अद्वैत की माँ? लेकिन गलती तो उसकी थी, अब मुझे क्यों? प्रियंका ने कराहते हुए कहा, लेकिन मीना देवी के सर पर तो जैसे भूत सवार था। वो लगातार प्रियंका के बाल खींचकर कभी गाल पर मारती तो कभी उसके पेट में लात मारती थी। बहुत देर तक मारने के बाद जब मीना देवी ही थक गई तो अपने गुंडों की तरफ देखते हुए बोली, इसने जो मेरे बेटे के साथ किया उसका हर्जाना तो इसे देना ही होगा। देख क्या रहे हो, ले जाओ इसे अंदर कमरे में और मिटा लो आज अपनी भूख। वहां खड़े 4 गुंडों ने एक दूसरे को देखा, जैसे उनकी तो किस्मत ही चमक गई थी। उन सब ने हाँ में गर्दन हिलाई और एक गुंडा प्रियंका की तरफ बढ़ गया। प्रियंका दर्द से करा रही थी, लेकिन अपनी तरफ आते हुए उस आदमी को देखकर उसने हिम्मत जुटाई और बैठने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, मेरे पास मत आओ, मुझे हाथ भी मत लगाना, वरना अच्छा नहीं होगा। उस आदमी ने प्रियंका के मासूम चेहरे की तरफ देखा और बड़ी ही हैवानियत के साथ प्रियंका के बाल खींचकर अंदर कमरे में घसीटने लगा। प्रियंका लगातार दर्द से तड़प रही थी, पर बाकी सभी लोग उसे ऐसे देखकर हंस रहे थे। मीना देवी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि प्रियंका को दर्द में देखकर जैसे उसे आज ही मोक्ष मिल गया हो। प्रियंका ने एक हाथ से अपने बाल पकड़े हुए थे, उसने हिम्मत जुटाते हुए गुंडों से कहा, तुम मेरे पति को नहीं जानते हो, मैं राघव दीवान की बीवी हूँ, उन्हें पता लगा तो तुम सभी जिंदा नहीं बचोगे। वो सारे गुंडे प्रियंका की बात सुनकर हंस पड़े और उनमें से एक बोला, अगर तू राघव दीवान की बीवी है तो मैं इस देश का प्रधानमंत्री। सभी गुंडे दांत फाड़ फाड़ कर हंसने लगे। तभी प्रियंका ने जोर से हाथ खींचा तो गुंडे की हाथ की पकड़ ढीली हो गई और प्रियंका आजाद हो गई। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने प्रियंका को अंदर से झकझोर दिया। प्रियंका ने एक सूट पहना हुआ था जो घसीटने की वजह से थोड़ा थोड़ा फट भी गया था। तभी एक गुंडे ने प्रियंका के गुड्डे पर हाथ डाल दिया और खींचने लगा। प्रियंका जितनी कोशिश कर सकती थी लगातार करती रही और साथ खड़े गुंडे और मीना देवी हंसते रहे। जैसे ही वो कुर्ता प्रियंका के जिस्म से हटने वाला था कि तब ऐसा कुछ हुआ कि जिसने वहां सभी के होश उड़ा दिए। गाड़ियों की जोरदार आवाज सभी के कानों में पड़ी। वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले घर का दरवाजा तोड़ते हुए कार सीधा मीना देवी के सामने आकर रुकी। मीना देवी कार की तरफ देखती है कि पीछे से 5-6 गाड़ियां और घर के अंदर घुस गई, जिसमें से 15-20 बॉडीगार्ड्स उतरने लगे। कार से तेजी के साथ राघव दीवान नीचे उतरा और मीना देवी के समझ में आने से पहले उसे खींचकर थप्पड़ मारने लगा, जिससे वो जमीन पर गिर गई। फिर तुरंत ही उस गुंडे को लात मारकर दूर हटा दिया जिसने प्रियंका का सूट पकड़ा हुआ था। राघव ने एक हाथ से अपना कोट उतारा और एक हाथ से प्रियंका को ऊपर उठाकर उसे वो कोट पहना भी दिया। राघव इतनी जल्दी सब कुछ कर रहा था कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। राघव को देखते ही प्रियंका उसके सीने से लग गई और एक मासूम बच्चे की तरह उसमें चिपक जाती है। राघव उसे पकड़कर गाड़ी की तरफ बढ़ता है और उसे प्यार से गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, मुझे बस 5 मिनट दो, इन सबको औकात दिखाना जरूरी है, प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। प्रियंका ने कांपती हुई आवाज में राघव का हाथ पकड़ते हुए कहा, बस मैं यूं गया और यूं आया। राघव ने जवाब दिया और गुस्से में उन गुंडों और मीना देवी की तरफ पलटा। राघव को देखते ही सारे गुंडे चिल्लाते हुए एक साथ उसकी तरफ दौड़ते हैं, मारो उसे, जाने ना पाए। धूम धाड़ पटाख, कहीं किसी के दीवार से टकराने तो किसी के जमीन पर गिरने की आवाज आती है और देखते ही देखते राघव अकेले ही सारे गुंडों को सबक सिखा देता है। राघव के बॉडीगार्ड्स उन गुंडों को पकड़कर घर के बाहर फेंक देते हैं। सबको मारने के बाद राघव मीना देवी के पास आता है और उसे बालों से पकड़कर ऊपर उठाता है और फिर दांत भींचते हुए कहता है, नाम याद रखना मेरा, राघव दीवान, और प्रियंका दीवान परिवार की बहू। आगे से उसके आसपास तेरा साया भी दिखा तो इस दुनिया से तेरे पूरे परिवार का नाम और निशान मिटवा दूंगा। राघव उसके गाल पर एक और जोरदार तमाचा जड़ता है और अपने बॉडीगार्ड्स को देखते हुए कहता है, जितना दर्द इस औरत ने मेरी बीवी को दिया है उसका दुगना दर्द होना चाहिए इसे। राघव इतना बोलकर जल्दी से गाड़ी में वापस आकर बैठ जाता है, जहां प्रियंका उसे देखते ही फिर से गले लगा लेती है। प्रियंका डर की वजह से कांप रही थी, उसका सारा शरीर ठंडा पड़ा हुआ था। राघव ने भी उसे कसकर गले लगाया हुआ था। वो उसे समझाते हुए बोला, मैं हूं ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रियंका संभालो अपने आप को। ड्राइवर वहां से कार को तुरंत निकालता है और राघव प्रियंका के सर पर हाथ फेरता रहता है। प्रियंका को इतना गहरा सदमा लगा था कि वो गाड़ी में ही बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर राघव ड्राइवर से कहता है, जल्दी से सिटी हॉस्पिटल लेकर चलो। हॉस्पिटल में डॉक्टर चेकअप करके दवाई देता है, जिससे प्रियंका को होश तो आ जाता है, लेकिन वो सदमे से बाहर नहीं आ पाती। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। राघव चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। कुछ देर में डॉक्टर उसके पास आकर बोलता है, देखिए चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन सदमा इतना गहरा लगा है कि बाहर आने में 1-2 दिन का टाइम लग ही जाएगा। बाकी आप कितना खुश रख सकते हैं आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा, तो प्लीज मेक श्योर कि वो खुश रहे।
राघव हाँ में गर्दन हिलाता है और प्रियंका के रूम में जाकर अपने नेचर के ऑपोजिट उसे हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रियंका पर जैसे कुछ असर ही नहीं पड़ता। प्रियंका राघव का हाथ पकड़कर दवाई के असर की वजह से तुरंत सो जाती है। अगले दिन प्रियंका घर वापस जाती है और राघव की कोशिशों की वजह से 2-3 दिनों में नॉर्मल भी होने लगती है। एक दिन प्रियंका सुबह सुबह अपने फोन के रिंगटोन से जागती है तो वो देखती है कि रश्मिका का फोन है। प्रियंका बिना इच्छा के भी फोन उठाती है। दूसरी तरफ से रश्मिका की आवाज आती है, तुम शाम को आ रही हो ना? प्रियंका चौंकते हुए पूछती है, शाम को? कहाँ और क्यों आना है? तुम भूल भी गई, आज मेरा बर्थडे है, शाम को घर में पार्टी है, तो तुम मेरे लिए नहीं आओगी? रश्मिका ने तुरंत जवाब दिया। प्रियंका के दिमाग में जैसे सारी पुरानी बातें घूमने लगती है। वो गुस्से में बोलती है, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आऊंगी? रश्मिका जानती थी कि प्रियंका इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। वो तुरंत रुआसी आवाज में बोलती है, मैं जानती हूँ तुम हम सभी से गुस्सा हो, लेकिन मम्मी पापा ने इस बार पार्टी सिर्फ तुम्हारी वजह से ही रखी है। वो दोनों अपनी किए पर शर्मिंदा है और तुमसे माफी मांगना चाहते हैं, जिससे सब कुछ पहले जैसा हो जाए और हम लोग एक परिवार की तरह रह सके। प्रियंका बार बार मना करती है, लेकिन रश्मिका के इमोशनली ब्लैकमेल करने पर राघव के साथ आने का प्रॉमिस भी कर देती है। प्रियंका जब राघव से पूछने के लिए जाती है तो राघव कहता है, मैं तो बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ, अगर कुछ भी होगा तो वो मुझे बता देगा। प्रियंका जानती थी कि राघव अगर फ्री होता तो जरूर चलता। बिना इच्छा के भी प्रियंका एक सुंदर सी साड़ी पहनकर ड्राइवर के साथ पार्टी में चली जाती है। प्रियंका सोचती है कि आज वो सारे गिले शिकवे दूर करके सभी से अच्छे रिश्ते बना लेगी और आगे के लिए किसी से कोई ग्रजेस नहीं रखेगी। पार्टी में घुसते ही उसे रश्मिका दिखती है और जैसे ही वो उसे बर्थडे विश करने वाली होती है, रश्मिका बोलती है, राघव दीवान नहीं आया? नहीं। प्रियंका जवाब देती है और अगले ही पल मंजू और गजेंद्र उसे घेर लेते हैं और सारे मेहमानों के सामने उस पर आरोप लगाने शुरू कर देते हैं। मंजू कहती है, तुम अपनी छोटी बहन के डिजाइन कैसे चोरी कर सकती हो? गजेंद्र तुरंत मंजू का साथ देते हुए बोलते हैं, तुम कभी नहीं सोचती ना कि तुम्हारी हरकतों से मेरा परिवार पर क्या असर पड़ेगा? थोड़ी ही देर में प्रियंका पर चोरी, परिवार की इज्जत गिराने के ढेरों आरोप लग जाते हैं, लेकिन प्रियंका के जवाब देने से पहले ही उसके कंधे पर एक हाथ आता है और भारी भरकम आवाज में राघव दीवान उन सभी को जवाब देता है, मेरी बीवी के बारे में ऐसी बातें करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। इसका परिणाम क्या होगा तुम लोग सोच भी नहीं सकते। राघव दीवान को पार्टी में देखकर सब चौंक गए थे। सभी को जैसे सांप सा सूंघ गया था। सभी के देखते ही देखते वहां सायरन की आवाज करते हुए पुलिस की गाड़ी आ जाती है। 2 पुलिस वाले पार्टी में एंटर करते हैं और उनकी बात सुनते ही मंजू को सदमा सा लग गया था। पार्टी में आए सारे मेहमान मंजू को देख रहे थे। पुलिस वाला मंजू से कहता है, हमारे पास मंजू जी के खिलाफ अरेस्ट वारंट है। पुलिस मंजू को पकड़ने के लिए क्यों आई थी? क्या मंजू को जेल जाना पड़ेगा? क्या होगा मेरा परिवार का भविष्य? क्या प्रियंका और राघव के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी या अभी कोई और तूफान भी आने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राघव दीवान को पार्टी में देखकर सब चौंक गए थे। सभी को जैसे सांप सा सूंघ गया था। सभी के देखते ही देखते वहां सायरन की आवाज करते हुए पुलिस की गाड़ी आ जाती है। 2 पुलिस वाले पार्टी में एंटर करते हैं और उनकी बात सुनते ही मंजू को सदमा सा लग जाता है। पार्टी में आए सारे मेहमान मंजू को देख रहे थे। पुलिस वाला मंजू से बोला, हमारे पास मंजू जी के खिलाफ अरेस्ट वारंट है। उस पुलिस वाले के ये शब्द सुनते ही जैसे पार्टी में मौजूद सभी लोगों के कान खड़े हो गए। मंजू ने गजेंद्र की तरफ देखा तो गजेंद्र भी डरा हुआ दिखाई दे रहा था। मंजू ने अपने आप को संभालकर कड़क आवाज बनाते हुए पुलिस वाले से पूछा, अरेस्ट वारंट? लेकिन मैंने क्या किया है? मंजू का कॉन्फिडेंस देखकर डरे हुए गजेंद्र ने भी पुलिस वाले से पूछा, हाँ बिल्कुल, ऐसे कैसे आ गया? क्या किया है मेरी वाइफ ने? मंजू जी ने साजिश के तहत अद्वैत पर जानलेवा हमला करवाया है और उसी के लिए हमें इन्हें जेल ले जाना पड़ेगा। पुलिस वाले ने तुरंत जवाब दिया तो मंजू के होश उड़ गए। मंजू डरते डरते बोली, नहीं आप लोग मुझे नहीं ले जा सकते, आप ऐसे क्या देख रहे हैं, कुछ कीजिए ना। मंजू ने गजेंद्र से कहा तो वो भी मंजू के सामने आकर बोला, मैं अभी अपने लॉयर को बुलाता हूँ, आप पहले उनसे बात करना, मेरी वाइफ को आप ऐसे हाथ नहीं लगा सकते। देखिए जिसे भी बुलाना है अब थाने में बुलाना, हमें प्यार से हमारा काम करने दीजिए, वरना फिर हम जबरदस्ती करना भी जानते हैं। पुलिस वाले ने जवाब दिया तो गजेंद्र डर के साइड हट गया। पुलिस वाले मंजू को पकड़कर ले जाने लगे तो गजेंद्र ने पीछे से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत लॉयर को लेकर पुलिस स्टेशन आता हूँ। इस पूरे कारनामे के दौरान रश्मिका भीगी बिल्ली की तरह एक कोने में खड़ी हुई थी। प्रियंका ने जब राघव की तरफ देखा तो राघव धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। वो तुरंत समझ गई कि हो ना हो इसमें राघव का ही हाथ था। गजेंद्र हड़बड़ाहट में इधर उधर फोन कर रहा था। पुलिस के जाने के बाद रश्मिका गजेंद्र के पास आई और रोती हुई आवाज में बोली, पापा पुलिस वाले मम्मी के साथ कुछ करेंगे तो नहीं ना? अरे उसने कोई मर्डर थोड़ी किया है, तो चिंता ना कर, सब सही हो जाएगा। गजेंद्र ने रश्मिका को समझाते हुए जवाब दिया। सारे मेहमान गुजर गुजर करते हुए पार्टी से जाने लगे। प्रियंका का मन तो था कि वो अपने पापा के पास जाकर उनसे बात करे, लेकिन राघव उसके पास आया और बोला, अब चले, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। वेन्यू के बाहर अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठकर प्रियंका और राघव भी पार्टी से निकल गए। प्रियंका चुपचाप बैठकर खिड़की से बाहर देखते हुए पार्टी में हुए सीन के बारे में सोच रही थी कि उसे कुछ रियलाइज हुआ। उसने तुरंत राघव की तरफ मुड़ते हुए पूछा, ये तो हमारे घर का रास्ता नहीं है, कहाँ जा रहे हैं हम? लड़कियों में पेशेंस लेवल 0 होता है ना, थोड़ी देर और बाहर के नजारे देखो, अपने आप पता चल जाएगा। राघव ने हंसते हुए जवाब दिया तो प्रियंका भी सिर हिलाकर फिर से खिड़की के बाहर देखने लगी। थोड़ी ही देर में कार शहर की सबसे फेमस वेजिटेरियन रेस्टोरेंट कलिका के सामने जाकर रुक गई। कार का दरवाजा खोलने के लिए सिक्योरिटी गार्ड आया। राघव और प्रियंका ने नीचे उतरकर जैसे ही रेस्टोरेंट में एंटर किया तो प्रियंका अंदर की सजावट देखकर चौंक गई। प्रियंका अच्छे से जानती थी कि ये रेस्टोरेंट पूरे साल भरा रहता था, लेकिन ये आज बिल्कुल खाली था। वो दोनों अंदर जाते हैं तो वेटर उन्हें एक टेबल पर बैठने का इशारा करता है। प्रियंका को इतनी ज्यादा अटेंशन की आदत नहीं थी, तो उसके लिए ये सब कुछ बहुत नया और अद्भुत सा था, इसलिए उसके चेहरे पर कॉन्शियसनेस भी काफी झलक रही थी। राघव समझ गया कि प्रियंका अनकंफर्टेबल है। वो उसके पास अपना चेहरा लाकर बोला, यहाँ घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अगले 2 घंटे तक हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं आने वाला है। प्रियंका कुछ बोलती उससे पहले ही एक वेटर बड़ी सी टेबल पर बहुत सुंदर सा केक लेकर आ गया, जिस पर हैप्पी बर्थडे वाइफ लिखा था। केक पर लगे हुए कैंडल्स उस केक को और सुंदर बना रहे थे। प्रियंका एकटक राघव को देख रही थी। उसे अपनी आंखों और किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि कोई आकर उसे चुंडी काटे और बोले, प्रियंका ये सपना नहीं है, सब सच है। अगले ही पल 2 स्मार्ट और हैंडसम लड़के हाथ में गिटार लेकर उसकी टेबल के पास खड़े हो गए। राघव ने केक की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे सिर्फ देखना नहीं होता, फूंक मारो, कट करो।
प्रियंका ने हंसते हुए वेटर से नाइफ लिया और जैसे ही फूंक मारी, पास में खड़े दोनों लड़के ने गाना शुरू कर दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रियंका मैम, हैप्पी बर्थडे टू यू। राघव भी उन दोनों लड़कों के साथ मिलकर गा रहा था। वहाँ खड़े सभी लोग तालियां बजा रहे थे। प्रियंका ने जैसे तैसे करके अपने आंसुओं को रोका और फिर केक कट करके राघव को अपने हाथों से खिलाया। राघव ने भी प्यार से उसे वापस केक खिलाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे वाइफ, मे ऑल योर विशेस कम ट्रू दिस ईयर। थैंक यू सो मच, बट तुम्हें मेरे बर्थडे के बारे में कैसे पता चला? प्रियंका ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। प्रियंका अच्छे से जानती थी कि राघव अपने काम से काम रखने वालों में से था, तो ऐसे में उसे प्रियंका का बर्थडे याद होना सच में एक बड़ी बात थी। राघव ने अपनी शर्ट का कॉलर ऊपर करते हुए जवाब दिया, जब तुमने बताया कि आज रश्मिका का बर्थडे है तो मुझे याद आया कि तुम दोनों तो एक ही दिन पैदा हुई थी। फिर मैंने कंफर्म करने के लिए तुम्हारा रिज्यूमे चेक किया और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग। तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम किसी के बारे में इतना भी सोच सकते हो। प्रियंका ने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। राघव ने प्रियंका की बात को हंसी में टालते हुए कहा, अब बस मुझे 5 मिनट का टाइम दो, मैं बाहर से एक छोटा सा काम निपटा कर आया। ठीक है, बस जल्दी वापस आ जाना। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राघव अपना फोन टेबल पर छोड़कर बाहर निकल गया। ये सच था कि रश्मिका और प्रियंका का बर्थडे एक ही दिन होता था, लेकिन प्रियंका ने बचपन में गरीबी की वजह से कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था और जब अपने सगे माँ बाप के पास आई तो उन्होंने सेलिब्रेट करने के बारे में सोचा भी नहीं था। इसलिए बहुत बार तो ऐसा होता था कि प्रियंका अपना ही बर्थडे भूल जाती थी। आज प्रियंका इतनी ज्यादा खुश थी कि उसे अचानक से डर लगने लगा कि अब कुछ गलत ना हो जाए। वो ऐसे ही अपने विचारों में खोई हुई थी कि राघव का फोन बजने लगा। प्रियंका ने तुरंत उसकी रिंगटोन कम कर दी, लेकिन वो फोन बार बार बज रहा था। प्रियंका ने राघव को इधर उधर ढूंढा भी, लेकिन वो कहीं दिख ही नहीं रहा था। बार बार फोन बजने की वजह से प्रियंका ने फोन में देखा तो श्वेता का फोन था। प्रियंका ने ना चाहते हुए भी फोन पिक कर ही लिया और तुरंत ही दूसरी तरफ से आवाज आई, राघव तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं ये भी जानती हूँ कि सारी गलती मेरी है, लेकिन मुझे पता है कि जब मैं तुम्हारे सामने आऊंगी तो तुम मुझे तुरंत माफ कर दोगी। मैं वापस आ रही हूँ राघव, प्लीज मुझसे शादी कर लो, प्लीज प्लीज मना मत करना। दूसरी तरफ श्वेता जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी, वो तो बस अपनी बात कंप्लीट कर रही थी। प्रियंका ने बीच में उसकी बात काटते हुए कहा, राघव यहाँ नहीं है, आप कौन बोल रहे हो? मैं श्वेता, राघव की पत्नी। लेकिन तुम कौन हो जिसके पास राघव अपना फोन छोड़कर चला गया? वो अपना फोन किसी को टच तक नहीं करने देता। श्वेता की बात सुनकर प्रियंका समझ गई थी कि ये वही लड़की है जिसकी जगह प्रियंका ने ली थी। प्रियंका थोड़ी देर के लिए चुप सी हो गई, लेकिन उधर फोन की आवाज से उसका ध्यान टूटा। श्वेता की आवाज फोन से भी बाहर सुनाई दे रही थी और साफ पता चल रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। श्वेता ने गुस्से में प्रियंका से चिल्लाते हुए कहा, मैंने पूछा कि तुम कौन हो जिसके पास राघव का फोन है, जवाब दो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। प्रियंका अभी भी सोच में थी कि वो क्या बोले, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी का प्यार टूटे और फिर उसे ये भी पता था कि राघव और उसकी शादी सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट थी। सारी बातें सोचने के बाद प्रियंका ने एक गहरी लंबी सांस ली और बोलना शुरू किया, हाँ श्वेता, मैं। प्रियंका कुछ बोल पाती इतने में पीछे से राघव आ गया और उसने प्रियंका के कान से फोन हटाकर कट भी कर दिया। प्रियंका ने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की जिससे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आज के दिन राघव का मूड ही कुछ अलग सा था। राघव ने टेबल पर एक बॉक्स रखा जिसे अच्छे से पैक किया हुआ था। वो बॉक्स देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। राघव ने प्रियंका की तरफ देखते हुए कहा, यार तुम्हें तो गिफ्ट की कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, लगता है मेरा गिफ्ट वेस्ट चला जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, प्रियंका ने हंसते हुए जवाब दिया और तुरंत उस बॉक्स को ओपन करना शुरू कर दिया। प्रियंका को बॉक्स ओपन करते हुए देखकर राघव मुस्कुरा रहा था। बॉक्स ओपन हुआ तो उसमें से एक एनवलप निकला जिसमें कुछ कागजात दिखे। प्रियंका ने राघव से कहा, गिफ्ट में पेपर्स? राघव अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोला, एनवलप खोलो, पेपर्स निकालो, उन्हें पढ़ो, तब पता चलेगा कि क्या गिफ्ट है। प्रियंका ने हंसते हुए एनवलप से पेपर्स निकालकर पढ़ने शुरू किए तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। राघव ने उसके जवाब का इंतजार करने के बाद पूछा, क्या तुम कर पाओगी? आई डोंट नो, बट मैं अपना बेस्ट दूंगी। प्रियंका ने नम आंखों से जवाब दिया। राघव ने जब देखा कि प्रियंका इमोशनल हो रही है तो माहौल को लाइट करते हुए बोला, अब कुछ खा ले या सिर्फ केक से पेट भर गया? प्रियंका भी कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी, वो तो सिर्फ उन पेपर्स को देख रही थी। दरअसल ये शहर में हर साल होने वाले सबसे बड़े ज्वेलरी कंपटीशन के फॉर्म थे जिससे वो इस साल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती थी। हर साल डिजाइन प्रियंका बनाती थी, लेकिन गजेंद्र जी ने कभी उसे मेहरा परिवार को रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं दिया था। वो अच्छे से जानती थी कि इस बार भी उसके डिजाइन लेकर रश्मिका पार्टिसिपेट कर लेगी और उसे मौका नहीं मिलेगा, लेकिन राघव ने इस बार उसे दीवान ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया था। दीवान ग्रुप शहर का सबसे बड़ा ग्रुप था और ऐसे में इतना भरोसा दिखाना प्रियंका के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी। वेटर ने टेबल पर तरह तरह के डिशेस रख दी, लेकिन प्रियंका अभी भी फॉर्म्स को ही देख रही थी, जिस पर राघव ने उसे कहा, इन फॉर्म से पेट नहीं भरेगा और अब दीवान फैमिली की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, तो जल्दी से अच्छा खाओ और दिमाग को चलाओ जिससे कंपटीशन के लिए बेस्ट से बेस्ट डिजाइन बना सको। प्रियंका ने भी उसकी बात सुनकर हाँ में गर्दन हिलाई और कॉन्फिडेंस के साथ बोली, मैं अपना 100% से भी ज्यादा दूंगी। वो दोनों हंसते मुस्कुराते हुए खाना खा रहे थे। बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा था जैसे सब नॉर्मल हो गया हो। प्रियंका और राघव के बीच बढ़ती नजदीकियां देखकर लग रहा था जैसे इन दोनों की जोड़ी ऊपर से बनकर आई हो, बस यहाँ आकर थोड़ी गड़बड़ हो गई जिससे इस तरह से उनका मिलना हुआ था। सारे प्रोग्राम के बाद राघव और प्रियंका अपनी कार में आकर बैठे कि तभी राघव को हॉस्पिटल से फोन आ गया। राघव फोन देखकर कुछ डर सा गया। इतने अच्छे दिन के बाद वो कुछ भी उल्टा सीधा सुनना नहीं चाहता था। राघव ने डरते हुए जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ डॉक्टर की बात सुनकर राघव के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ गई और राघव फोन पर ही बोला, थैंक यू डॉक्टर, इट्स रियली अ लकी डे फॉर मी। मेरे लिए ये आज का दिन सच में बहुत लकी है। प्रियंका हैरानी से राघव की तरफ देख रही थी और राघव अभी भी फोन पर हंसते हुए बात कर रहा था। ऐसा क्या हुआ है हॉस्पिटल में जिसे सुनकर राघव फूला नहीं समा रहा है? क्या मेरा परिवार मंजू को जेल से छुड़ा पाएगा या फिर गजेंद्र खुद अंदर जाएगा? क्या प्रियंका ज्वेलरी कंपटीशन के लिए डिजाइन बना पाएगी? श्वेता वापस आकर कैसे राघव को मना पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राघव फोन रखकर तुरंत खुश होते हुए प्रियंका को गले लगाते हुए बोलता है, आई एम सो हैप्पी। प्रियंका अचानक से राघव के इस तरह गले लगाने से सहम तो गई थी, पर राघव की एक्साइटमेंट देखकर उसे अपने से दूर नहीं कर पाई थी। प्रियंका भी उसे एक्साइटेड होकर पूछती है, इतना खुश तो मैंने आपको कभी भी नहीं देखा, क्या हुआ है ये तो बताओ। राघव अपने आप को प्रियंका से दूर करके उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है,
दादाजी की तबीयत सही हो रही है, उन्हें कुछ दिनों में हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। ये तो सच में बहुत ही खुशी की बात है। प्रियंका जवाब देती है तो राघव उससे कहता है, दादाजी तुमसे मिलना चाहते हैं तो कल हम लोग उनसे मिलने हॉस्पिटल जाएंगे। प्रियंका सिर्फ ओके में सर हिला देती है और वो दोनों वहां से घर के लिए निकल पड़ते हैं। पूरे रास्ते प्रियंका सिर्फ कल के बारे में ही सोचती रहती है। दादाजी को अगर शक हो गया कि हमारी शादी असली नहीं है और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर प्रियंका ने अपने आप को समझाते हुए खुद ही जवाब दिया, लेकिन मेरे और राघव के अलावा किसी को इस बारे में मालूम ही नहीं है, तो फालतू में डर के क्या मिलेगा। सोचते सोचते कब घर आया और कब प्रियंका अपने रूम के बाहर आ गई उसे कुछ पता भी नहीं चला। राघव ने खोई हुई प्रियंका को देखकर अपने रूम में जाते हुए कहा, तुम्हें सोचने की बीमारी है क्या? इतना मत सोचो और सो जाओ, कल अर्ली मॉर्निंग हॉस्पिटल भी जाना है। मैं टाइम से ही रेडी हो जाऊंगी, प्रियंका ने जवाब दिया और गुड मॉर्निंग विश करके दोनों अपने रूम में सोने चले गए। प्रियंका चाहती थी कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए वो इतना ज्यादा सोच रही थी। रात को सोचते सोचते वो कब सोई उसे भी नहीं पता चला। अगले दिन हॉस्पिटल पहुंचते ही राघव ने प्रियंका को दादाजी के रूम के बाहर खड़ा किया और खुद उनसे मिलने चला गया। राघव अपने दादाजी के गुस्से से वाकिफ था। उसने जैसे ही दादाजी से कहा, अब कैसा लग रहा है? दादाजी यानी धर्मवीर दीवान, जो अपने समय में सिर्फ एक नजर से अपने दुश्मनों के हौसले तोड़ देते थे, आज बीमारी की वजह से कमजोर तो हो गए थे, लेकिन आवाज में आज भी वही रुतबा और भारीपन था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, सिर्फ बीमारी के बारे में पूछ रहा है तो अच्छा हूँ, लेकिन तेरे कारनामे सुनकर दुखी हूँ। तुझे क्या लगता है तू मुझे नहीं बताएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा? राघव ने शांत भाव से चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो सिर्फ तबीयत का पूछा था, लेकिन जान सकता हूँ कि मेरी किस हरकत से आप दुखी हो? मेरे सामने इतना शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। पूरे शहर में तेरी शादी के चर्चे हैं। खानदान की इज्जत के बारे में सोचना छोड़ दिया है क्या? ऐसे ही किसी भी अनजान लड़की से शादी करने का फैसला ठीक है? राघव को याद आया कि उसने शादी के दिन दादाजी से झूठ बोला था कि वो श्वेता से शादी कर रहा है, पर शादी तो प्रियंका से हो रही थी। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उस समय दादाजी की हालत ठीक नहीं थी, पर उसने सोचा नहीं था कि उसका झूठ दादाजी के सामने पहले ही खुल चुका होगा। दादाजी ने बेड पर बैठते हुए गुस्से भरे लहजे में कहा, राघव से इस तरह अगर किसी और ने बात की होती तो उसका क्या होता ये सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन दादाजी के सामने उसे गुस्सा आता ही नहीं था। उसने फिर से हंसते हुए जवाब दिया, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हालात ही कुछ ऐसे थे, आप मेरी जगह होते तो यही कदम उठाते। दादाजी ने उसे घूर कर देखा और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, तुझसे बात करना ही बेकार है। बहू को नहीं लाया? बाहर खड़ी है, सोचा पहले खुद डांट खा लेता हूँ, फिर उसके सामने डांट खाना अच्छा नहीं लगता ना। एक मिनट बस, लाया। राघव ने बाहर जाते हुए जवाब दिया और प्रियंका को अंदर कमरे में ले आया। प्रियंका लाल साड़ी में लाइट मेकअप के साथ बहुत सुंदर लग रही थी। उसने कमरे में घुसते ही दादाजी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया और फिर बेड के साइड में सर झुकाकर खड़ी हो गई। दादाजी बेड पर थोड़ा सा खिसके और प्रियंका को बैठने का इशारा करते हुए बोले, बैठ जाओ बेटा, मुझे तो तुम जान ही गई हो, राघव का दादा, अपने बारे में कुछ बताओ। प्रियंका झिझकते हुए बेड पर बैठ गई और उनकी बात सुनकर धीरे से बोली, जी जी मेरा नाम प्रियंका है, मुझे ज्वेलरी डिजाइन करना पसंद है। दादाजी ने ऐसे ही परिवार और उसके बारे में कुछ और बातें की, लेकिन दोनों की ही तरफ से ना तो ज्यादा एक्साइटमेंट थी और ना ही डलनेस। एक फॉर्मल सी कन्वर्सेशन के बाद कमरे में चुप्पी हो गई थी। दूसरी तरफ राघव भी एक कोने में खड़े होकर ये सब देख रहा था। वो भी चाहता था कि दादाजी को प्रियंका पसंद आ जाए, जिससे उसकी परेशानियां कम हो, लेकिन दादाजी ने आगे जो कहा उससे उसकी परेशानी और बढ़ गई थी। प्रियंका को रूम से बाहर भेजने के बाद दादाजी ने राघव को पास बुलाया और बोले, मुझे लगता है तूने इस बार गलती की है, श्वेता इससे बेहतर चॉइस थी। ये आप क्या कह रहे दादाजी? राघव ने हैरानी से जवाब दिया। राघव ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दादाजी ऐसा कुछ बोलेंगे, लेकिन उनकी अगली बात का तो राघव के पास कोई जवाब ही नहीं था। दादाजी ने राघव का हाथ पकड़ते हुए कहा, देख प्रियंका अच्छी लड़की होगी, मैं इस बात से नहीं मुकर रहा हूँ, लेकिन श्वेता बहुत अच्छी लड़की है और गलती तो इंसान से ही होती है ना। मैं चाहता हूँ कि श्वेता को तू माफ कर दे और उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका और दे। राघव को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दादाजी से किस तरह नजरें मिलाए। राघव धीरे से अपना हाथ छुड़ाकर कमरे से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके कानों में उनके शब्द गूंज रहे थे। प्रियंका बाहर आते ही राघव से बोलती है, मुझे तो दादाजी बहुत पसंद आए, वो एक बार घर आ जाए बस, फिर मैं उनका इतना ध्यान रखूंगी ना कि उन्हें कभी हॉस्पिटल आना ही नहीं पड़ेगा। राघव प्रियंका की बात सुनकर कहता है, ऑफिस जाकर फॉर्म सबमिट करा देना, अभी सारा फोकस कंपटीशन पर रखो। प्रियंका को अजीब तो लगा था कि राघव ने उसकी बात का जवाब ही नहीं दिया, लेकिन वो चुपचाप उसके साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस जाकर राघव सीधा अपने काम में बिजी हो गया था। दूसरी तरफ प्रियंका ने अपने केबिन में जाकर बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले कंपटीशन का ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था। फॉर्म फिल होने के बाद वो एक एम्प्लॉय रोहन को बुलाती है और उसे कहती है, रोहन मेरा ये फॉर्म तुम सबमिट कर दोगे? ऑनलाइन वाला काम मैंने कर दिया है, अब बस जाकर ऑफलाइन इसे सबमिट करना है। रोहन एनर्जेटिकली जोश के साथ वो फॉर्म लेते हुए बोलता है, व्हाई नॉट मैम, मैं ध्यान से फॉर्म सबमिट कर दूंगा। प्रियंका उसे थैंक यू बोलती है और रोहन फॉर्म लेकर केबिन से बाहर चला जाता है। प्रियंका मन ही मन राघव की चुप्पी के बारे में सोच रही थी। पता नहीं सब कुछ ठीक भी है या नहीं। दादाजी की बातों से अनजान वो अपना ध्यान राघव से हटाकर अपने काम पर लाती है। वो अपने कंप्यूटर पर कुछ और डिजाइनर्स के डिजाइन्स देखती है और फिर थोड़ी देर में अपने डिजाइन पर भी काम करना शुरू कर देती है। ऑफिस से आने के बाद प्रियंका अपने बेड पर लेटी हुई थी कि उसके पास रखा हुआ फोन बजने लगा। उसने उठाकर देखा तो फोन की स्क्रीन पर माँ लिखा था। ये प्रियंका की सौतेली माँ चित्रा थी, जिन्होंने उसे 16 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया था। प्रियंका उनका फोन देखकर खुश हो जाती है। वो लोग गरीब तो थे, लेकिन प्यार देने में काफी अमीर थे। चित्रा ने प्रियंका और छोटे भाई दोनों को हमेशा बहुत प्यार किया था। आज उनका फोन देखकर प्रियंका खुश हो गई थी, लेकिन जैसे ही प्रियंका ने फोन उठाया तो उधर से गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, तू बहुत समझदार हो गई है, सही गलत सबका ज्ञान हो गया तुझे। अचानक हुए इस जवानी हमले के लिए प्रियंका तैयार ही नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी अपने आप को संभालते हुए पूछा, क्या हुआ माँ, तुम चिल्ला क्यों रही हो और ये क्या बोल रही हो, क्लियर बोलो ना। दूसरी तरफ से माँ ने भी ठान रखा था कि प्रियंका को समझाकर ही दम लेंगी। उन्होंने फिर से चिल्लाते हुए कहा, क्लियर बोलो ना वाली, मुझे सिर्फ एक बात बता, अपने सगे माँ बाप के साथ कोई ऐसे बर्ताव करता है क्या? ये सुनते ही प्रियंका सारा मामला समझ गई। उसे समझ आ गया था कि उन्हें किसने भड़काया है। प्रियंका का मन तो कर रहा था कि वो फोन रख दे, लेकिन वो जानती थी कि ऐसे वो ही गलत साबित होगी। प्रियंका ने अपनी माँ को उन्हीं की टोन में तेज आवाज में जवाब दिया, पहले आप मुझे ये बताइए कि अपनी सगी बेटी तो छोड़िए, किसी की भी बेटी के साथ कोई ऐसा करता है क्या जैसे मेरे मम्मी पापा ने किया है? प्रियंका की तेज आवाज सुनकर माँ ने अपनी आवाज को नॉर्मल करते हुए कहा, गलती किससे नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं होता कि अपने परिवार को ही त्याग दो। तू मान या ना मान, तूने मेरा परिवार को छोड़कर अच्छा नहीं किया। एक अमीर से शादी हो गई तो मेरा परिवार के एहसानों को भूल जाएगी, ये संस्कार दिए हैं हमने तुझे।
माँ के शब्द प्रियंका के कानों में ही नहीं, दिल के भी पार जा रहे थे। प्रियंका को उनकी बातें सुनकर इतनी चिढ़ हो रही थी कि वो अपना फोन पटक देना चाहती थी, लेकिन वो जवाब भी देना चाहती थी। वो ये बताना चाहती थी कि उसके साथ कितना गलत हुआ था। प्रियंका ने अपनी माँ को चुप कराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे अकाउंट में जो पैसे आए हैं वो राघव दीवान के थे, मेहरा परिवार के नहीं। भाई का इलाज राघव दीवान करवा रहा है, मेहरा परिवार नहीं। अभी कुछ दिनों से ना, पहले तो मेरा परिवार ही ध्यान रख रहा था। माँ ने तुरंत जवाब दिया, जिस पर प्रियंका ने भी उनकी बात सुने बिना चिल्लाते हुए कहा, कोई एहसान नहीं किया उन्होंने, मेरी मेहनत के पैसे थे वो। अगर मैंने हिसाब लगाया ना तो अभी भी मैं ही घाटे में रहूंगी। प्रियंका की बात सुनकर माँ का सारा गुस्सा शांत हो गया था, पर वो अभी भी प्रियंका को समझाना चाहती थी। लेकिन प्रियंका की सुनने की लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। उसने फोन कट किया और स्विच ऑफ करके साइड में पटक दिया। प्रियंका अभी लाचार सा फील कर रही थी। वो लड़का अपने सिस्टम में चेक करने के बाद बोला, सॉरी मैडम। प्रियंका अभी लाचार सा फील कर रही थी। जो भी उसने इतने सालों में सहा था वो सब कुछ चीख चीख कर सबको बताना चाहती थी। उसने तुरंत अपना मुंह तकिए में छुपाया और रोने लगी। लेकिन तभी जैसे उसे कुछ याद आया, वो अचानक से उठी। उसने अपने आंसू पोंछे और कंप्यूटर के सामने बैठकर अपने डिजाइन पर काम करने लगी। प्रियंका अच्छे से जानती थी कि उसे किसी भी हालत में ये कंपटीशन जीतना ही था। राघव जब घर आता है तो उसके दिमाग में सुबह वाली दादाजी की ही बात चल रही होती है, लेकिन जब वो देखता है कि प्रियंका कंपटीशन के लिए कितनी ज्यादा डेडिकेटेड है तो बहुत खुश भी हो जाता है। प्रियंका ने तैयारी में दिन और रात एक कर दिए थे और देखते ही देखते कंपटीशन का दिन भी आ गया था। जल्दी करो, कंपटीशन के लिए लेट होना है क्या? सुबह सुबह प्रियंका को बुलाते हुए राघव दीवान ने कहा। प्रियंका मंदिर में भगवान के आगे हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान अपनी कृपा बनाए रखना, न जाने क्यों मुझे इतना डर लग रहा है, सब सही रखना प्रभु। प्रार्थना के बाद प्रियंका जल्दी से राघव के साथ कंपटीशन वेन्यू पर पहुंच गई थी। राघव उसे वहां ड्रॉप करते हुए कहता है, डू योर बेस्ट, डोंट बी नर्वस, आई नो तुम अच्छा करोगी। नर्वस प्रियंका ने सिर्फ हाँ में गर्दन हिलाई और अंदर चली गई। वो देखती है कि एक जगह रजिस्टर्ड कंटेस्टेंट्स की लिस्ट लगी हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग उन्हें जजेस के सामने अपने डिजाइन प्रेजेंट करने थे। प्रियंका जब उस लिस्ट में अपना नाम ढूंढती है तो उसका कहीं नाम ही नहीं था। प्रियंका पास में हेल्प डेस्क पर बैठे एक लड़के से लिस्ट में अपने नाम के बारे में पूछती है, मैंने खुद ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था, उस लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं है? वो लड़का अपने सिस्टम में चेक करने के बाद कहता है, सॉरी मैडम, लेकिन आपका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन ना होने के पीछे किसका हाथ है? अब क्या प्रियंका कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाएगी? क्या राघव दीवान दादाजी के कहने पर श्वेता